Hello everyone, welcome to my channel. This is Monica Saigal and today I will discuss about assessment and evaluation. आज हम बात करेंगे assessment and evaluation की। देखिए आपको पता है यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम, तो उसी में अब स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हुए हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं कि क्या क्या टेक्निक्स और इलेबोरेट कर सकते हैं हम इसमें, इवैल्यूएशन असेसमेंट में कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एक स्टोरी की तरह डिस्कस करती है। सबसे पहले देखिए कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक उसको इवैल्यूएट ना किया जाए, जब तक उसकी असेसमेंट ना की जाए। अब ये 2 टर्म्स हैं क्या, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। देखिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऐसी टर्म है जिसमें आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन या उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। ये दोनों टर्म जजमेंटल टेक्निक से निकल कर आई हैं। तो इवैल्यूएशन का पार्ट है मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इसके कुछ डाउट्स हैं, लोगों को लगता है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक जैसी चीज़ें हैं और सेम टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवैल्यूएशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसका पार्ट है असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या है, जिसमें हम एक छोटे से ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करेंगे कि स्कूल्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि हम एजुकेशन एस्पेक्ट की बात अगर कर रहे हैं तो आपके जो क्लास टेस्ट हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं, समेटिव असेसमेंट्स हैं, जो असेसमेंट का पार्ट है जिसमें हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। दैट मीन्स इवैल्यूएशन में मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों आते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं इसे। थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रो दिया है बस कि होता क्या है, एक्सप्लेन अब करते हैं आपके सामने। इवैल्यूएशन, देखिए इवैल्यूएशन मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसमें जजमेंटल टेक्निक्स लगेंगी। इट्स अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड टर्म कि आपके सामने एक प्रोडक्ट निकल कर आया, एक रिजल्ट आया, जजमेंटल। ठीक है, इवैल्यूएशन मीन्स आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसमें जजमेंटल चीज़ें भी आएंगी, जज कर रहे हैं आप, रिजल्ट आएगा, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। उधर दूसरी तरफ इवैल्यूएशन का पहला पार्ट है मेजरमेंट, जिसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंक्लूड किया गया। जैसे कि मेजरमेंट में हम क्वांटिटेटिव टर्म्स इंक्लूड की गई कि आपके 75% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, तो वो हो गई आपके क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो उसको थोड़ा सा अच्छा किया, थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर लेकर आए। पहले मार्क्स के ऊपर ही बात होती थी कि आपके 75% आए हैं, 80% आए हैं, 60% आई है, दैट मीन्स क्वांटिटी की बात होती थी। फिर कुछ आगे लेकर आए, फिर टर्म आई असेसमेंट, जिसमें आप इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें आप बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस को इंक्लूड करेंगे, जो इवैल्यूएशन का पार्ट है। जब कंप्लीट जजमेंटल की बात होगी तो आएगा इवैल्यूएशन, अदरवाइज जो टर्म आएगी वो आएगी असेसमेंट। असेसमेंट में प्रोसेस ओरिएंटेड टर्म है, प्रोसेस ओरिएंटेड की अभी चल रही है, प्रोडक्ट की एक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में है। ठीक है, ये जजमेंटल है तो ये डायग्नोस्टिक, जिसमें आप डायग्नोस करते हैं चीज़ों को, मतलब असेसमेंट आप करते रहते हैं, इसलिए असेसमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। असेसमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो मिडिल में होती है, आपकी पूरे जो एकेडमिक ईयर है उसके मिडिल में जो असेसमेंट चलती रहती है, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव क्या होता है कि जो एक ही बार आपका फाइनल रिजल्ट लेकर आती है। देखिए जब हम लोग एजुकेशन ले रहे थे तब क्या था कि साल में एक बार एग्ज़ाम होते थे और वही आपके लिए सब कुछ था। और अब क्या हो गया है कि आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, आपके स्कूल में जो इन्वायरमेंट है, आपका टीचर्स के साथ कैसा कनेक्शन है, आपकी ओवरऑल प्रोसेस जो प्रोग्रेस है उसे जज किया जाता है। इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फाइनल में एक बार ही एग्ज़ाम दिया और मार्क्स लेकर आ गए तो आपके अच्छा हो गया और ठीक है, आपके जो मार्क्स आए वही आपका रिजल्ट है। फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन आपका चलता रहेगा, मिडिल टर्म जिसमें मिडिल असेसमेंट कहेंगे इसे। समेटिव जो फाइनल होगी, जब आप एक फाइनल एग्जाम देते हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक के मार्क्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो जब आपको समझ आया होगा कि इवैल्यूएशन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, असेसमेंट से ही इवैल्यूएशन आएगा। जो भी आपने असेसमेंट की, द फाइनल रिजल्ट इज इवैल्यूएशन। असेसमेंट के जरिए आप फाइनल रिजल्ट करेंगे। और मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ छोटी टर्म थी, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी टर्म्स को इंक्लूड किया गया कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए। इसमें इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को, स्टूडेंट की ग्रोथ को, उसकी प्रोग्रेस को, सबको इंक्लूड किया गया। तो इसमें आपकी
जो टर्म्स थी उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हो जाएंगी, आपकी एकेडमिक सेशंस की एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हो जाएंगी। दैट मीन्स ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी है वो निकल कर आएगी असेसमेंट में। ठीक है, फिर टर्म आई CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 2009 में CBSE ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। कॉन्टिन्यूस जैसा नाम है कि कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन कैसा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में होगा CCE। तो इस 2009 में CBSE ने इसे लॉन्च किया ताकि बच्चों की एक अच्छी डेवलपमेंट हो पाए, कॉन्टिन्यूसली आप उन्हें इवैल्यूएट कर पाएँ, हर लेवल पे इवैल्यूएट कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं और जिस भी क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया, मान लीजिए 11th क्लास में लिया, तो स्टार्टिंग में वो स्लो हैं लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने ग्रो कर लिया, या स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया और लास्ट में वो थोड़े से स्लो हो गए, तो हर चीज़ को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो टोटल पर्सपेक्टिव को लिया गया। थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस भी देखिएगा इवैल्यूएशन और असेसमेंट में। सबसे पहले तो असेसमेंट जो है वो इवैल्यूएशन का पार्ट है, दूसरी ये एक फाइनल रिजल्ट है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिजल्ट है। इसमें जो होगा एक रिजल्ट आप कहेंगे और जजमेंटल टेक्निक है। असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, और ये क्या है, वो जजमेंटल है, तो ये डायग्नोसिस है, ये डायग्नोस कर रही है कि क्या रिजल्ट निकल कर आना है। फाइनल रिजल्ट होगा इवैल्यूएशन। ठीक है, आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, जिसका अक्सर टेट एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर, ऑफ और एज, इस पे आपने ध्यान देना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट फॉर लर्निंग जब आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो काम कर रहे हैं, आपकी क्लास चल रही है और क्लास में टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, दैट मीन्स शी इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस और साथ साथ उन्होंने क्वेश्चन पुट कर लिए, तो टर्म क्या आएगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स आपकी क्लास हो चुकी है, आफ्टर क्लास टीचर ने अनाउंस किया क्या टुमारो आपका टेस्ट है, तो दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस। फिर आती है टर्म असेसमेंट एज लर्निंग। टेट एग्जाम में फॉर और ऑफ के क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुके हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, अवेयर ऑफ देयर सेल्फ, मतलब कि अपने आप को आप जज कर रहे हैं। एज लर्निंग जिसमें आपने खुद इवैल्यूएट किया खुद को, सेल्फ जजमेंट आ जाएगी कि आपने क्या सीखा। ठीक है, तो इन दोनों से तो क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी टर्म पता होनी चाहिए कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। ये 3 पर्सपेक्टिव हैं असेसमेंट के, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग दैट मीन्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, असेसमेंट ऑफ लर्निंग दैट मीन्स आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस, एंड असेसमेंट एज लर्निंग दैट मीन्स अवेयर ऑफ देयर ओन, अपने आप के बारे में जानना। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमने कर लिया है। अब बात आती है कुछ टेस्ट की, कुछ टेस्ट की बात आती है। तो टेस्ट में देखने हैं आपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। 3 टेस्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से कुछ और टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट की अगर क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होगा, जिसमें वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों टर्म इंक्लूड होनी चाहिए। तब आप बोलेंगे आपने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रिपेयर किया। आपके जो नेट का एग्जाम है तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें वैलिडिटी भी है और रिलायबिलिटी भी है। वैलिडिटी का मतलब अगर आप समझें तो वैलिडिटी मीन्स कि जिस पर्पस के लिए उस टेस्ट को कंडक्ट किया गया वो पर्पस कंप्लीट होना चाहिए। या किसी भी टर्म की वैलिडिटी क्या होती है कि जिस पर्पस के लिए आपने उस चीज़ को बनाया तो वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स कि रिलायबल कि ऐसा है कि आपका जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें जो आपका रिजल्ट आया, जो नेट के एग्ज़ाम में रिजल्ट आया, अगर आप किसी एग्जामिनर ने चेक किया 100 में से आपके 40 मार्क्स आए और किसी और ने चेक किया तो 60 आए आपके 100 में से, दैट मीन्स आपका वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेस्ट तब होगा जब आपकी वैलिडिटी भी होगी और रिलायबिलिटी भी होगी। क्लियर। फिर आपका आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म मीन्स यहाँ पे आ जाती है कंपैरिजन। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसमें आएगा आपका कंपैरिजन, जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स आपका नेट का एग्जांपल अगर हम ले लें तो क्राइटेरिया अगर कितना भी हो कि उसको पास करना है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट पे आएगा कि 58% पे पास हैं, 60% पे पास हैं। जो बेस्ट लेकर आया वो JRF ले गया। जो ज़्यादा अगर कट ऑफ गई तो उसमें कट ऑफ कंपैरिजन आ जाएगा, जो आएगा आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। फिर आपका आता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जिसमें आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कर देते हैं पास और फेल। टेट एग्जाम में जैसे रख देते हैं कि 90 मार्क्स आप लाएंगे आउट ऑफ 150 तो आपने क्वालिफाई कर दिया, और अगर आप 90 से कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। दैट मीन्स एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इसी में अगर बात करें कि बेस्ट अगर DSSB के एग्जाम होते हैं तो बेस्ट चूज कर रहे हैं, दे आर कंपेयरिंग। उन्होंने सब क्लियर बहुत बच्चों ने किया है, उनमें से बेस्ट लिया, उनमें से टॉप 10 लिए, उनमें से टॉप 20 लिए, तो दैट इज नॉर्म रेफरेंस
टेस्ट। तो 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दैट मीन्स आप कंपेयर कर रहे हैं, आप बेस्ट उठा रहे हैं। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जिसमें आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे उस टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। कुछ टेक्निक्स हैं इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन आपने समझ लिया, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जिसमें आप प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या निकल कर आया, जजमेंटल टेक्निक है, रिजल्ट क्या आया, इवैल्यूएट कैसे किया, थ्रू असेसमेंट और थ्रू मेजरमेंट। ओके, सबसे पहले बात आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कि जिसमें आप डायरेक्टली बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन, या जब से आपके पास वो चिल्ड्रन है तब से आप टीचर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए टीचर का बार बार चेंज होना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक टीचर जब एक स्कूल में या कॉलेज में इन्वायरमेंट बनाता है, बच्चों के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट उसका बनता है, कनेक्शन बनता है, और अगर वो बार बार चेंज होंगे तो बच्चे भी उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपने कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक निकाली कि इस बच्चे का ये एटीट्यूड है या ये एप्टीट्यूड है। फिर आता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपने देखा होगा कि 1, 2, 3 करके 10 तक आप रेटिंग दे देती हैं। कई बार आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, आपसे फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं, तो ऐसे ही स्कूल्स में भी हम बच्चों को रेटिंग स्केल के थ्रू जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि किस बच्चे को किस रेटिंग स्केल के अंडर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। सोशियोमेट्री, जिसमें सोशियोग्राम आपका आ जाता है। सोशियोग्राम जिसमें बच्चों को देखा जाता है कि वो उनका आपस में, सोशियो जो वर्ड है, दैट मीन्स ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कि आप आपस के जो इधर उधर के जो एनिमल्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि आपस में उनका एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर के साथ उनका कनेक्शन कैसा है, बच्चों के साथ कनेक्शन कैसा है। तो सोशियोग्राम कंसेप्ट आता है कि सोशली वो कैसे हैं, तो उसमें आता है आपका सोशियोमेट्री। फिर आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आता है जिसमें आप ओवरऑल पूरा कंप्लीट एकेडमिक ईयर और कंप्लीट एक रिकॉर्ड आप मेंटेन करके चल रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके पास 5th क्लास से है, तो टिल 12th उसका कंप्लीट जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वो आप देखेंगे, तो उसमें आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी। ऑथेंटिक होता है ये, बहुत एकेडमिक चीज़ों पे जोर देता है, जिसमें उसके रिकॉर्ड जो क्वान्टिटेटिव टर्म्स हैं वो आ जाएंगी इसमें सारी, ठीक है। इंटरव्यू आपको पता है स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। किसी जो बच्चों का वाइवा होता है तो एक तरीके का इंटरव्यू है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड किसी भी तरीके से हो सकता है। फिर आपका आता है एनाकॉर्डल रिकॉर्ड। एनाकॉर्डल रिकॉर्ड होता है कि जिसमें आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जोर डालते हैं और टीचर आपके एल्मनेक में या किसी डायरी में मेंशन कर देते हैं कि बच्चे ने ऐसा कोई मिसबिहेव किया, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए होगा ये, और वो चीज़ आपके इवैल्यूएशन टेक्निक में इसलिए मेंशन की गई है कि मान लीजिए बच्चे का एकेडमिक तो रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन उसने मिसबिहेव किया क्लास में, या बार बार फाइटिंग हो रही है उसकी दूसरे बच्चों के साथ, तो उस चीज़ को रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, तो वो भी मेंशन किया जाएगा इवैल्यूएशन में, ठीक है, क्योंकि उसके एल्मनेक में या उसके पेरेंट्स के साथ जब बात की गई जहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन किया जा रहा है। फिर आता है आपका पोर्टफोलियो। आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, जो आपकी चीज़ें सामने प्रेजेंट हैं आपके सामने। आपने कभी आजकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, दैट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग कि ये हमारा पोर्टफोलियो है। दैट मीन्स जो बच्चे का टोटल एक रिजल्ट निकल कर आया, चाहे एकेडमिक हो चाहे को करिकुलर हो, वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी। ऑब्जर्वेशन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होंगी। रेटिंग स्केल जिसमें हम रेटिंग के हिसाब से उसे इवैल्यूएट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। सोशियोमेट्री जिसमें सोशियोग्राम आ जाएगा आपका। सोशियोग्राम जिसमें दैट मीन्स सोशल कैसा है उसका एनवायरनमेंट, और सोशल टीचर के साथ ऐसा तो है कि बच्चे अगर बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहे टीचर के साथ, अपने जो स्टूडेंट्स हैं साथ के उनके साथ, दैट मीन्स उन्हें आप इवैल्यूएशन टेक्निक में इंक्लूड करेंगे, तो वहाँ से वो चीज़ें निकल के आएंगी कि इनका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है और एकेडमिक अच्छा है। तो रिकॉर्ड ये भी होता है आपका सोशियोमेट्री। क्यूमुलेटिव जिसमें टोटल ओवरऑल रिकॉर्ड आएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड आएगा, ऑथेंटिक टर्म है ये काफ़ी। इंटरव्यू जिसमें आप वाइवा इंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। एनाकॉर्डल जिसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर मिसबिहेवियर की, एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करेंगे आप। पोर्टफोलियो जिसमें ओवरऑल सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था असेसमेंट और इवैल्यूएशन। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इवैल्यूएशन जिसमें 2 टर्म इंक्लूड है, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। मेजरमेंट जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा, असेसमेंट जिसमें आप इवैल्यूएट करते हैं
और डायग्नोज करते हैं चीज़ों को, रिजल्ट लेकर आते हैं, तब जाके एक अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है इवैल्यूएशन का। CCE आया था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, 2009 में CBSE ने इंट्रोड्यूस किया। फिर कुछ टेस्ट हमने डिस्कस किए, स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें दो टर्म होनी चाहिए, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसमें कंपैरिजन करते हैं आप चीज़ों का, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जिसमें आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है असेसमेंट भी आपकी दो टाइप की है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फिर है आपके टेक्निक्स ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑब्जर्व करेंगे, रेटिंग स्केल देंगे, सोशियोमेट्री, सोशियोग्राम, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जिसमें आप एक ओवरऑल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, किसी भी तरीके से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट एंड पोर्टफोलियो, द टोटल ओवरऑल व्यू। तो ये थी आपकी इवैल्यूएशन टेक्निक और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आई होप ये क्लास आपको क्लियर होगी। फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एस लर्निंग मैंने आपको समझा दिया है। फॉर लर्निंग इज ड्यूरिंग, ऑफ लर्निंग मीन्स आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, एज लर्निंग मीन्स देयर सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो ये आपकी इवैल्यूएशन असेसमेंट का टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में से और अच्छे से कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए कंसेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।